Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about Mahendragiri Stealth Frigate to be commissioned. Important from our syllabus GS paper 3 defense point of view. देखिए फ्रिगेट्स क्या होते हैं? दे आर मीडियम साइज्ड वॉरशिप. अगर नेवल शिप्स की हम बात करें कि किस किस तरीके के शिप्स होते हैं हमारी नेवी के पास, तो सबसे लार्जर टाइप ऑफ जो शिप्स होते हैं उनको कहा जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर. एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर दे एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म इन द ओशन. यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है या लैंड भी कर सकता है. दूसरे होते हैं डिस्ट्रॉयर्स. They are larger combat ships. They are larger than frigates. They are heavily armed. So उनका मुख्य मकसद होता है ऑफेंसिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, मतलब अटैक करना. फ्रिगेट जो है वो डिस्ट्रॉयर के मुकाबले स्मॉलर शिप्स होते हैं. इनका वॉर में भी इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ इनका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर प्रोवाइडिंग एस्कॉर्ट सर्विसेज. इस कारण से ये चूंकि मल्टी रोल में आते हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज वर्क फोर्स या वर्क हॉर्स ऑफ द नेवी. उससे भी छोटे साइज के होते हैं कॉर्वेट. दीज आर स्मॉलर देन फ्रिगेट्स एंड आर मेनली यूज्ड फॉर कोस्टल डिफेंस. कोस्टल एरियाज में सर्वेलेंस एंड पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फ्रिगेट्स आजकल जो हायर वर्जन ऑफ फ्रिगेट्स आ रहे हैं उनको बेसिकली कहा जाता है स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स. स्टील्थ इन द सेंस कि इनके ऊपर इस तरीके से साइलेंसर्स लगे रहते हैं कि इनको एनिमी रडार जल्दी डिटेक्ट ना कर पाए. साथ ही साथ इनके ऊपर अलग अलग मिसाइल्स भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स. अब फ्रिगेट्स डेवलप करने के लिए भारत के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं. जैसे प्रोजेक्ट 17, इसके अंदर शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स डेवलप किए गए. नाउ इट इज कंप्लीटेड. देखिए किसी भी प्रोजेक्ट में जो पहला शिप होता है उसी के नाम पे उस प्रोजेक्ट का नाम रख दिया जाता है. जैसे टेक्निकल नाम इस प्रोजेक्ट का है प्रोजेक्ट 17, लेकिन इसके अंतर्गत जो पहला फ्रिगेट बनाया गया उसका नाम था आईएनएस शिवालिक. इसी कारण से प्रोजेक्ट 17 को कभी कभार हम लोग शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स भी कहते हैं. इसके अंतर्गत 3 मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाए गए, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस सह्याद्री. अब जो चल रहा है प्रोजेक्ट फ्रिगेट्स को डेवलप करने वाला वो है प्रोजेक्ट 17A. इसको कहा जा रहा है नीलगिरी क्लास फ्रिगेट प्रोजेक्ट. रीजन बीइंग इसके अंदर 7 स्टील फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे और उसमें जो पहला फ्रिगेट बनाया गया है वो है नीलगिरी. इट इंटर इनटू सर्विस फॉर इंडियन नेवी इन जनवरी 2025. इसी कारण से इसको नीलगिरी क्लास फ्रिगेट भी कहा जा रहा है. इसमें टोटल 7 स्टील फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं. कुछ फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे एट मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई और कुछ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स इन कोलकाता. तो 2 जगहों पे प्रोजेक्ट 17A चल रहा है जिसमें नीलगिरी क्लास स्टील फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं. उनकी संख्या है 7. तो पहला तो नीलगिरी था, उसके अलावा जो बाकी फ्रिगेट्स हैं वो हैं हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, महेंद्रगिरी एंड विंध्यागिरी. करंट न्यूज ये महेंद्रगिरी से रिलेटेड है कि महेंद्रगिरी स्टील फ्रिगेट इज ऑल्सो रेडी टू बी कमीशनड बाय इंडियन नेवी. प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जो भी फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं उनकी 75% तक बाय वैल्यू जो कंपोनेंट है वो इंडिजिनस है, यानी कि भारत के अंदर ही उनको डेवलप किया गया है. तो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत अभियान का ये बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिफेंस. करंट न्यूज जैसा कि मैंने आपको बताया, द 6th इंडिजिनस स्टील फ्रिगेट अंडर प्रोजेक्ट 17A महेंद्रगिरी is now ready to be commissioned by Indian Navy. It has been designed by Indian Navy Warship Design Bureau and it has been built by मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई. जो 7th नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है वो है आईएनएस विंध्यागिरी. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2026 दैट 7th फ्रिगेट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड. इसको डेवलप किया जा रहा है कोलकाता में
by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, विंध्यागिरी को. As I said, these ships 75% चूंकि इनका जो कंपोनेंट है बाय वैल्यू इट इज इंडिजिनस, दैट इज व्हाई दे आर गुड एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ डिफेंस. जब प्रोजेक्ट 17A कंप्लीट हो जाएगा तब लॉन्च होगा प्रोजेक्ट 17B. इनको कहा जा रहा है अभी नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स. ये और सुपीरियर वर्जन के होंगे. दे विल ऑफर सुपीरियर फायर पावर. इनके ऊपर ब्रह्मोस और निर्भय जैसे मिसाइल को इंस्टॉल किया जा सकेगा. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अदानी सेलिंग इट्स स्टेक इन विजिंजम पोर्ट. इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू. विजिंजम पोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो भारत का फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है. डीप वाटर होने के कारण यहाँ पे लार्ज कंटेनर शिप्स भी डॉक कर पाएंगे. और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बड़े बड़े ट्रांस कंटेनर शिप्स जो हैं वो पोर्ट करेंगे और अपने कंटेनर को यहाँ पे ऑफलोड करेंगे और यहाँ से दूसरे शिप्स जो हैं उन कंटेनर को अपने ऊपर लोड करके कहीं और जा सकेंगे. तो ट्रांसशिपमेंट का सरल सा मतलब है कि यहाँ पे कंटेनर्स को ऑफलोड एंड दोबारा से लोड किया जा सकेगा. तो बेसिकली एक तरीके से ट्रांजिएंट हब की तरह काम करेगा. जैसे कोई शिप जो है वो मान लीजिए जा रहा है वेस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया के तरफ. वेस्ट एशिया से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. वो शिप अपना सामान अनलोड कर सकता है विजिंजम पोर्ट पे और यहाँ से दूसरे शिप पे उस सामान को लोड करके उस कंटेनर को लोड करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचाया जा सकता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसशिपमेंट. और इस तरीके की एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाले जो पोर्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने के लिए जरूरी है कि वो डीप वाटर पोर्ट हो, तभी जाकर के वहां पे लार्ज शिप्स जो लार्ज कंटेनर्स को कैरी कर रहे हैं वो वहां पे डॉक कर पाएंगे, पोर्ट कर पाएंगे. तो भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है विजिंजम. तो इट इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप आज मेजर ट्रांसशिपमेंट हब. जो भी जैसा कि मैंने आपको बताया मेजर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो करता है वेस्ट एशिया से साउथ ईस्ट एशिया की तरफ. तो वहां पे ये बीच में चूंकि लाई करता है विजिंजम पोर्ट, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप एज ए मेजर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब, जिसकी मदद से भारत को खूब सारा फॉरेक्स रिजर्व अर्न होगा फ्यूचर में. साथ ही साथ भारत की जो डिपेंडेंसी थी ऑन कोलंबो, सिंगापुर या दुबई पोर्ट फॉर ट्रांसशिपमेंट, क्योंकि बड़े शिप्स ये जो है यहाँ पे आकर के डॉक करेंगे और वहां से फिर छोटे शिप्स उस सामान को लेकर के वापस आगे जाते हैं. तो पहले भारत के अंदर कई सारे इस तरह के कंटेनर्स मंगाने के लिए हमें डिपेंड करना होता था ऑन दीज ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स लाइक कोलंबो, सिंगापुर एंड दुबई. बट नाउ वी विल हैव आवर ओन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. ये जो विजिंजम पोर्ट है इसको डेवलप करना शुरू किया गया 2015 में. इसकी कॉमर्शियल ऑपरेशन 2024 दिसंबर में स्टार्ट हो गई. इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड अदानी ग्रुप. Since it is not owned by government of India, that is why it is also not categorized as major port. भारत के अंदर 13 मेजर पोर्ट्स हैं, या छोटे छोटे तरीके से इंडिकेट किया हुआ है. कांडला पोर्ट इन गुजरात, मुंबई पोर्ट एंड JNPT इन महाराष्ट्र, मरमगांव इन गोवा, न्यू मैंगलोर पोर्ट इन कर्नाटका, कोचिन पोर्ट इन केरला, चिदम्बरम पोर्ट, Chennai port and Kamarajar port in Tamil Nadu, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Paradeep in Orissa and Kandla port in West Bengal. I'm so sorry, Kolkata port in West Bengal. ये 13 मेजर पोर्ट्स हैं. दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट सिंस विजिंजम पोर्ट इज नॉट ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑफिशियली नॉट कैटेगराइज्ड एज मेजर पोर्ट. इट इज ओन्ड बाय केरला गवर्नमेंट एंड अदानी ग्रुप. इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत भी इसको जिस मॉडल के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है उस मॉडल का नाम है DBFOT मॉडल, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल. इस अग्रीमेंट के हिसाब से केरला सरकार ने जगह दी है अदानी ग्रुप को. अब अदानी ग्रुप को इस पोर्ट को डिजाइन करना था, बिल्ड करना था, फाइनेंस अरेंज करना था, ऑपरेट करना है 40 सालों तक.
जिसको और 20 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है बाद में, लेकिन ओरिजिनली 40 साल तक अदानी ग्रुप इसको ऑपरेट करेगा। 40 साल बाद द पोर्ट विल बी ट्रांसफर्ड बैक टू केरला गवर्नमेंट। तो दैट इज द मॉडल, पीपीपी मॉडल यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ विजिंजम पोर्ट, जिसका नाम है DBFOT, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट बाय द अदानी ग्रुप फॉर 40 years and then after 40 years it will be transferred back to Kerala government। अब करंट न्यूज ये है कि अदानी ग्रुप ने फैसला किया है कि वो उसके जो राइट्स हैं 40 साल तक इस पोर्ट को ऑपरेट करने का, उस राइट्स का 49% स्टेक वो सेल करेगा टू अ स्विट्जरलैंड बेस्ड शिपिंग कंपनी, शिपिंग एंड पोर्ट कंपनी, जिसका नाम है MSC ग्रुप। MSC ग्रुप को 49% स्टेक सेल करके अदानी ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू रेज अबाउट $1.4 बिलियन, रुपए में बात करें तो 13,000 करोड़ रुपए। तो 51% स्टेक अदानी ग्रुप रखेगा और 49 MSC ग्रुप को बेचेगा, जो स्विट्जरलैंड बेस्ड एक कंपनी है। इसको लेकर के केरल सरकार ने अपोजिशन रेज किया है। केरल सरकार का कहना है कि अदानी ग्रुप ने इसके बारे में केरल सरकार को बताया नहीं, इट वॉज केप्ट इन द डार्क। साथ ही साथ केरल गवर्नमेंट का कहना है कि आज पर द एग्रीमेंट बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड अदानी ग्रुप रिक्वायर्स प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर एनी ओनरशिप एक्सचेंज एक्सीडिंग 25%। और इस केस में तो अदानी ग्रुप इज प्लानिंग टू सेल 49% ऑफ इट्स स्टेक। इसी कारण से ये जो एग्रीमेंट है अदानी ग्रुप और MSC ग्रुप के बीच में, इसको ऑन होल्ड रखा गया है। एन एम्पावर्ड कमिटी headed by Kerala Chief Secretary is reviewing this agreement। अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो एक्सपेक्टेडली बहुत सारा फंड MSC ग्रुप से आएगा इस विजिंजम पोर्ट को डेवलप करने के लिए, जिससे इसकी कैपेसिटी लगभग 3 to 4 टाइम्स तक बढ़ाई जा सकती है। तो जो प्रपोजल है उसके हिसाब से अदानी ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू डाइवेस्ट 49% ऑफ इट्स स्टेक इन विजिंजम पोर्ट टू MSC ग्रुप ऑफ स्विट्जरलैंड। यहाँ पे एक नया वर्ड मिल जाता है हमें, डाइवेस्टमेंट। यू सी, डाइवेस्टमेंट का मतलब सरकारी या प्राइवेट कंपनी अपने जब स्टेक्स को बेचती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डाइवेस्टमेंट। अब डाइवेस्टमेंट का एक स्पेसिफिक टाइप है डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पे सरकारी कंपनी के स्टेक्स बेचे जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली डाइवेस्टमेंट इज अ बिगर वर्ड, जेनरिक वर्ड, जिसमें सरकारी या प्राइवेट कंपनी अपने स्टेक्स बेचती है तो उसको डाइवेस्टमेंट कहा जाता है। बट डाइवेस्टमेंट के अंदर आता है डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पे प्राइवेट कंपनियों के स्टेक्स बेचे जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल डिसइन्वेस्टमेंट्स आर अ टाइप ऑफ डाइवेस्टमेंट, बट ऑल डाइवेस्टमेंट्स आर नॉट डिसइन्वेस्टमेंट, बिकॉज प्राइवेट डाइवेस्टमेंट विल नॉट बी कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक के बेसिस पे डाइवेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। विजिंजम पोर्ट के ऊपर प्रश्न आया था, यूपीएससी ने इसी साल 2026 में जो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया था उसमें प्रश्न पूछा था विजिंजम पोर्ट के ऊपर। तो ये दोनों प्रश्न आप इस टॉपिक से रिलेट करके देख सकते हैं, इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया नीड्स सेकंड होम फॉर एशियाटिक लायंस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एशियाटिक लायंस की बात करें तो 19वीं सेंचुरी तक एशियाटिक लायंस सऊदी अरबिया, ईस्टर्न टर्की, ईरान, मेसोपोटामियन पार्ट ऑफ इंडिया में पाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, और वो भी गिर नेशनल पार्क इन द स्टेट ऑफ गुजरात। लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियन लायन या पर्सियन लायन। ओवरऑल इसको हम लोग एशियाटिक लायन कहते हैं, बट इंडियन या पर्सियन लायन भी कहा जा सकता है। भारत के अलावा लायंस आर फाउंड इन अफ्रीका, वहां के लायंस को कहा जाता है अफ्रीकन लायंस। अफ्रीकन लायंस आर स्लाइटली बिगर इन साइज। इंडियन लायंस की बात करें, खासकर मेल एशियाटिक लायंस की, तो दे प्रेफर टू लिव इन स्मॉल ग्रुप्स, समटाइम्स इवन दे प्रेफर टू लिव अलोन। दे ज्वाइन फीमेल ग्रुप्स ओनली ड्यूरिंग मेटिंग और व्हेन दे हैव टू शेयर देयर प्रे। जब कोई शिकार वगैरह करते हैं तब ग्रुप ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज अकेले रहना पसंद करता है शेर। अफ्रीकन लायन IUCN में अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है, जबकि एशियाटिक लायन भी वल्नरेबल है। एशियाटिक लाइन से रिलेटेड आपको फैक्ट ये याद रखना है कि एशियाटिक लाइन काफ़ी लंबे समय तक इंडेंजर्ड कैटेगरी में था IUCN के रेड डेटा बुक में, लेकिन बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन अप्रोच टेकन अप इन इंडिया उसकी संख्या बढ़ी एशियाटिक लाइन की भारत में। अब उसकी संख्या बढ़कर के 891 हो गई है।
एंड बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ कंजर्वेशन अप्रोच एशियाटिक लाइन का IUCN स्टेटस भी बदल करके कर दिया गया है वल्नरेबल। तो आज के डेट में अफ्रीकन लायन एंड एशियाटिक लायन बोथ आर वल्नरेबल। एशियाटिक लायन हैज बीन रिसेंटली its category status has been improved from endangered to vulnerable thanks to conservation approach taken up in India that has led to increase in the population of Asiatic lions to 891। जैसा कि मैंने आपको बताया, एशियाटिक लायंस या इंडियन लायंस अभी सिर्फ गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं गुजरात के, दैट इज इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वहाँ के जो आसपास की लोकल ट्राइब है उनको कहा जाता है मालधारी ट्राइब्स एंड दे लिव इन अ काइंड ऑफ अ वेरी हार्मोनियस रिलेशन विद द एशियाटिक लायंस, आराम से इनके आसपास घूमते हैं। एंड मालधारी ट्राइब हैज बीन नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायंस। अब ये जो आर्टिकल आया है एशियाटिक लायंस के ऊपर दैट इंडिया नीड्स सेकेंड होम फॉर एशियाटिक लायंस, ये कहता है कि चूंकि भारत के सारे लायंस जो हैं वो एशियाटिक लायंस वो एक ही जगह पे हैं गिर नेशनल पार्क में, भले उनकी संख्या बढ़ी है 891 आज हो गई है जिस कारण से उनका IUCN स्टेटस इंप्रूव हुआ है, तो ये सब अच्छी बात है, लेकिन देयर इज ए हिडन प्रॉब्लम एज वेल। क्योंकि सारे लायंस एक जगह हैं तो ये काफ़ी रिस्की है एज पर अ रिपोर्ट रिलीज बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बिकॉज ये रिपोर्ट कहता है कि अगर कोई भी एपिडेमिक महामारी फैल गई या फॉरेस्ट फायर हो गया, कोई भी दूसरा डिजास्टर हुआ, तो सारे के सारे लायंस एक बार में खत्म हो जाएंगे। इट्स नॉट वाइज टू हैव ऑल द लायंस एट वन प्लेस। यही कारण से सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था एशियाटिक लायंस को थोड़े से एशियाटिक लायंस को यहाँ से ट्रांसलोकेट करके कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश शिफ्ट किया जाए, दैट शुड बी डेवलप्ड एज सेकेंड होम ऑफ एशियाटिक लायंस। वही कूनो नेशनल पार्क में ही चीताज भी इंट्रोड्यूस किए गए, वहाँ पे एशियाटिक लायंस भी इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन इस आइडिया को कि एशियाटिक लायंस को यहाँ से ट्रांसलोकेट किया जाए कूनो नेशनल पार्क में और उसको बनाया जाए सेकेंड होम ऑफ एशियाटिक लायंस, इसको काफ़ी रजिस्ट किया गुजरात की सरकार ने। गुजरात की सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है कि ये जो एक्सक्लूसिविटी है लायंस को लेकर के गुजरात की वो खत्म हो जाएगी इफ लायंस आर शिफ्टेड फ्रॉम गिर टू कूनो इन मध्य प्रदेश। लेकिन ये आर्टिकल कहता है कि कंजर्वेशन के जो फैसले हैं वो इकोलॉजिकल साइंस के बेसिस पे ले जाने चाहिए, ना कि रीजनल पॉलिटिक्स के बेसिस पे। गुजरात सरकार ने लेकिन क्या किया है, इट हैज ट्राइड टू डेवलप सेकेंड होम टू लायंस। ये गिर नेशनल पार्क यहाँ है उससे थोड़ा दूर बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बीइंग डेवलप्ड एज सेकेंड होम टू लायन या ऑल्टरनेट लायन हैबिटेट। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस इज नॉट इनफ, बिकॉज बारदा भी गिर से कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, एंड सेकेंड होम नीड्स टू बी फार इनफ ताकि कोई एक सिंगल डिजीज जो है वो एंटायर पॉपुलेशन को वाइप आउट ना करे। So that is why the attempt taken by Gujarat government to develop second home to lion, that is Barda Wildlife Sanctuary, is not considered to be adequate. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस टॉपिक के ऊपर ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं द बेसिस ऑफ डिस्कशन सो फार। क्लैरिफिकेशन बाय गवर्नमेंट ऑन एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको तो पता ही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म चल रहा है कि गन्ने का जूस डाल रही है सरकार सीधा सीधा हमारे गाड़ियों में और जिस कारण से हमारी गाड़ियां खराब हो रही हैं। अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये सब वीडियो बना रहे हैं, इसके ऊपर फिर सरकार ने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। तमाम जो क्लेम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और सरकार ने कहा कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, डेटा हैं बाय द रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, वो दोनों में काफ़ी अंतर है। द क्लेम इज कि E20 के कारण माइलेज कम हो रहा है, बट दैट इज नॉट फैक्ट। ये बात सही है कि एथेनॉल का कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि उससे जितनी एनर्जी निकलती है दैट इज 30% लेस देन दैट ऑफ पेट्रोल, बट हम पूरा पूरा एथेनॉल तो यूज कर नहीं रहे हैं, 20% एथेनॉल यूज कर रहे हैं। तो एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू इज अबाउट 30% लेस देन दैट ऑफ, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब जितना उससे एनर्जी निकलता है, इट इज 30% लेस देन दैट ऑफ पेट्रोल। लेकिन अगर हम 20% एथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, 80% पेट्रोल है, तो ओवरऑल अगर थोड़ा बहुत माइलेज कम होगा भी तो वो 5-6% के आसपास होगा, जिसको आराम से मैनेज किया जा सकता है विथ बेटर ड्राइविंग हैबिट्स एंड कीपिंग चेक ऑन टायर प्रेशर, सर्विसिंग AC एंड ऑल। तो ये कह रही है सरकार कि माइलेज में 30% तक कमी आ जाएगी, ये बात में सच्चाई नहीं है। E20 डैमेजेस इंजन्स स्पेशली द ओल्डर वन, सरकार कह रही है कि ये भी सच्चाई नहीं है। E20 पेट्रोल को रोल आउट करने से पहले अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि SIAM, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ARAI, ये दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो भारत सरकार के लिए काम करते हैं।
जो ऑटोमोबाइल्स में रिसर्च के रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। उसके अलावा IUCL, ये तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बाद ही के रिपोर्ट्स के बाद ही E20 पेट्रोल को लॉन्च किया गया है। एथेनॉल इज नॉट ए हाई परफॉर्मेंस फ्यूल, ऐसा कहा गया है क्लेम में। सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन में आया है कि एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी पेट्रोल। एथेनॉल हैज हाई ऑक्टेन नंबर। रिसर्च ऑक्टेन नंबर ऑफ एथेनॉल इज 108, जबकि पेट्रोल का जनरली 84 रहता है। ऑक्टेन नंबर जितना ज़्यादा होता है, समझ जाइए कि वो पेट्रोल इतना आसानी से बर्न कर पाएगा। पेट्रोल इंजन्स के लिए होता है ऑक्टेन नंबर, और ऑक्टेन नंबर हाइयर होना मतलब अच्छी बात है, वो आराम से बर्न करेगा और इंजन की नॉकिंग नहीं होगी। घरघराहट जो आती है इंजन स्टार्ट करते टाइम में, वो साइन होता है कि इग्निशन ठीक से नहीं हो रहा है। वो तब होता है जब लोअर ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल इस्तेमाल किया जाए। जब हाइयर ऑक्टेन नंबर का पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है तो नॉकिंग नहीं होती है। सो हाइयर ऑक्टेन नंबर मींस एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी, एंड एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर इज हाइयर। सो E20 पेट्रोल इज एक्चुअली ऑक्टेन नंबर उसका 95 के आसपास है। इंश्योरेंस कंपनियां, ये भी क्लेम चल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियां E20 रिलेटेड डैमेज पे क्लेम पे नहीं करेंगी, कॉम्पनसेट नहीं करेंगी। लेकिन इसको भी सरकार ने कहा है कि ये गलत है। तमाम जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, दे हैव नॉट सेड एनीथिंग लाइक दैट कि E20 रिलेटेड डैमेज पे हम कॉम्पनसेट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और क्लेम चल रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल शुड बी चीपर एंड गवर्नमेंट इज पॉकेटिंग द डिफरेंस, कि भाई एथेनॉल ब्लेंड किया है तो सस्ता होना चाहिए, लेकिन सरकार ने पेट्रोल सस्ता नहीं किया। E20 पेट्रोल शुड बी चीपर दैन प्योर पेट्रोल, बट नीति आयोग का रिपोर्ट क्लेम करते हुए सरकार ने कहा है कि आज के टाइम में एथेनॉल भी काफी महंगा हो गया है। इनफैक्ट इट इज एट पार विथ पेट्रोल कॉस्ट। एथेनॉल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हैज सिंस राइजन अबोव रिफाइंड पेट्रोल कॉस्ट। एथेनॉल ज्यादा महंगा हो गया पेट्रोल के मुकाबले, फिर भी E20 पेट्रोल को सरकार प्रमोट कर रही है। रीजन बीइंग, उससे क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती है, हमें बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, साथ ही साथ फार्मर्स का इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स को फिर स्टार्च रिच प्रोड्यूस ग्रो करना होता है, जैसे कि शुगर केन, जिससे फार्मर्स की प्रोड्यूस की डिमांड बढ़ती है और उनका इनकम बढ़ता है। तो एथेनॉल ब्लेंड करने से सस्ता पेट्रोल तो नहीं होगा, लेकिन अभी भी एथेनॉल ब्लेंडिंग से एनर्जी सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल गेन्स एंड फार्मर्स इनकम का गेन तो है ही। साथ ही साथ एक ये भी क्लेम चल रहा है कि सरकार ने कभी कहा था कि E20 इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। इसको लेकर के फिर से क्लैरिफिकेशन आया कि सरकार ने कहा हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि इट इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। इसको फुल फ्लेजेड तौर पे लॉन्च किया गया है। क्लेम चल रहा है कि शुगर केन जूस इज बीइंग लिटरली पोर्ड इन पेट्रोल, दिस इज रॉन्ग। ऐसे वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दिस इज मिसलीडिंग। 1 लीटर एथेनॉल कंज्यूम्स 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर, ये भी गलत है। सरकार का कहना है कि 1 लीटर ऑफ एथेनॉल यूजेस अबाउट 3 to 5 liters ऑफ प्रोसेस्ड वाटर। एंड्स एंड बीज स्वॉर्म्स फ्यूल कैप बिकॉज ऑफ E20 कंटेन्स शुगर, की मक्खियां लग जाती हैं क्योंकि उसके अंदर तो शुगर केन है या शुगर है। तो उस पर क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शुगर इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द एथेनॉल बिफोर बीइंग ब्लेंडेड। और उसके अलावा उसमें फिर पेट्रोल ऑर्डर वगैरह, डी नेचुरेंट्स वगैरह भी लगाया जाता है जो इंसेक्ट रिपेलेंट हो। एथेनॉल वाटर एब्जॉर्बिंग नेचर, एथेनॉल चूंकि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, हाइग्रोस्कोपिक है, तो इस कारण से पेट्रोल टैंक जल्दी खराब हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। एथेनॉल, क्या पेट्रोल टैंक में सिर्फ पेट्रोल भी डालोगे और उसके अंदर थोड़ा वाटर मिक्स हो जाएगा तो पेट्रोल टैंक खराब हो सकता है। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एथेनॉल। नॉर्मल पेट्रोल टैंक में भी हमको पूरी तरह से उसको वाटर फ्री रखना है, उसमें वाटर जाएगा तो टैंक खराब हो सकता है। बेसिकली सेवरल क्लैरिफिकेशंस हैव बीन गिवन। सरकार ने साथ ही साथ अलग अलग इंटरनेशनल एग्जांपल दिए हैं कि यूएस के अंदर भी E10 पेट्रोल लॉन्च किया जा चुका है और E15 जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है। यूएस इज ऑल्सो प्रमोटिंग फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स, जहां पे E85 तक का पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल अबाउट फ्लेक्स फ्यूल। फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स वो होते हैं जिसमें अलग अलग वेरिएंट्स, वर्सेटाइल पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है, E10, 20, 30, 40 अप टू E85। ब्राजील इज ग्लोबल लीडर इन एथेनॉल यूज, वहां पे अभी E27 इज द मैंडेट, जैसे भारत में अभी E20 मैंडेट है और उसको वो E35 तक लेकर के जाने वाले हैं। जापान इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रमोट E10 पेट्रोल। तो इस तरीके से देयर आर कंट्रीज एट ग्लोबल लेवल जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट कर रही हैं, नॉट जस्ट इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सी लीप से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं।
सेफ हार्बर प्रोटेक्शन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है. इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू द थर्ड पार्टी इन केस दे फॉलो ड्यू डिलीजेंस. हाई ल्यूमिनोसिटी लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो ल्यूमिनोसिटी बढ़ा रहा है, इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहा. बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड तीसरा स्टेटमेंट सही है. आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years ओनली 25% अग्निवीर्स विल बी एब्जॉर्ब. पांडवनी is originated in the state of Kerala. This is wrong. It is originated in the state of Chhattisgarh. That's all from our side for today. Thanks for watching.